हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग देखेंगे बिहार बोर्ड के क्लास 10th के मैथ एग्ज़ाम के सेकेंड शिफ्ट का आंसर की, जो आपका 17 फरवरी 2022 को हुआ है। सेकेंड शिफ्ट में हमारे पास जो है सेट ई उपलब्ध है। यदि आपके पास सेट ई है तो अच्छी बात है, और नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सभी सेटों में जो है प्रश्न लगभग सेम होते हैं। केवल उसमें प्रश्नों का नंबरिंग जो है उल्टा पुल्टा कर दिया जाता है, जिससे कि प्रश्न 1 का प्रश्न 10 में हो, है ना, इस तरह से। तो चलिए चलते हैं सेट ई को, और प्रत्येक प्रश्न को आप ध्यान से मिलाते जाइएगा कि इनके प्रश्नों का उत्तर आपने किस तरह से दिया है, और कमेंट में ये भी लिख करके बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों का उत्तर सही दे करके आया है, इससे मैच करके। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न यहाँ कहा रहा है कि √1 माइनस कोस थीटा बटे √1 प्लस कोस थीटा। तो आप इसका यदि प्रमेयीकरण कर दें, यानी इसमें गुणा कर दें, 1 नीचे 1 प्लस कोस थीटा है तो उल्टा गुणा करेंगे तो 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, और ठीक उसी तरह से ऊपर में भी करेंगे 1 माइनस कोस थीटा। यहाँ से दोनों कैंसिल हो जाएगा तो √1 के बराबर। तो इसका प्रमेयीकरण जब कर देंगे तो आपका यहाँ वैल्यू निकल के आ जाएगा ऊपर 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ये दोनों गुना होगा तो ये टोटल रूट में रहेगा। ठीक है, और बटे में है 1 प्लस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पे जो है 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है, का होल स्क्वायर है, और ये अंडर रूट में है। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब यहाँ से जो है 1 माइनस कोस थीटा और बटे में साइन थीटा, ये टोटल का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये टोटल रूट में है तो रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 माइनस कोस थीटा बटे में क्या है साइन थीटा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा और माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि 1 बटे साइन थीटा कोसेक थीटा के बराबर होता है, और कोस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा के बराबर होता है। यानी कि यहाँ से वैल्यू आ जाएगा कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है एक का आपका सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक ऊर्ध्वाधर दीवार की लंबाई एवं उसकी छाया की लंबाई का अनुपात जो है 1:√3 है। यानी कि एक ऊर्ध्वाधर मीनार है जिसमें इसकी लंबाई है ना, उसकी दीवार की लंबाई जो है 1 है और उसकी छाया की लंबाई √3 के अनुपात में है। ठीक है, तो सूर्य का उन्नयन कोण पूछ रहा है, मतलब ये वाला कोण आपका पूछा जा रहा है। तो जब आप इस कोण को निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, यदि हम इसको थीटा मान लेते हैं तो यहाँ से tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी कि 1/√3 लिखते हैं, है ना। तो tan थीटा में 1/√3 वैल्यू किसका होता है, tan 30 का होता है ना। यानी कि थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 30 के बराबर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो 2 का जो है ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे है सेक 30 डिग्री और माइनस कौसेक 60 डिग्री, है ना, सॉरी, सेक 30 डिग्री बटे में क्या है कौसेक 60 डिग्री। तो आप जानते हैं कि सेक 90 माइनस थीटा कौसेक थीटा होता है, तो यहाँ से दोनों कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा वैल्यू, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है 3 का आपका सही आंसर हो जाएगा। चौथे नंबर प्रश्न में है 2 साइन स्क्वायर 63 डिग्री या +1 और +2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री। तो आप यहाँ जानते हैं कि ये 63 और +27 जो जुड़ेंगे तो 90 के बराबर आ जाएगा। यानी कि साइन 27 को यदि हम बदलें तो कॉस स्क्वायर 27 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर कॉस 63 के बराबर आएगा, है ना। जब इसको हम चेंज करेंगे कॉस के वैल्यू में तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस 63 के बराबर आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। अब आगे में दोनों के 2 गुना है, यदि 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2 और प्लस में 1 बच जाएगा, नीचे उसी तरह से 3, यहाँ कॉस 17, यहाँ पे क्या है कॉस 73। तो इसका बदलेंगे जब वैल्यू तो साइन स्क्वायर 73 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो नीचे में 3 और -2 है, तो ऊपर क्या आ जाएगा 3 और बटा में 1, यानी कि 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर आपका हो जाएगा चौथा का। 5वां प्रश्न देखते हैं। कहता है कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, तो साइन अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो आप जानते हैं कि कॉस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 0 दे गया है ना, क्या दे गया है 0। तो आप ये जानते हैं कि कॉस 0 जो है, कॉस में 0 किसका वैल्यू होता है, कॉस 90 का वैल्यू होता है ना। कॉस थीटा में कॉस 0 है ना, कॉस थीटा में जो है 0 किसका वैल्यू होता है, कॉस 90 का वैल्यू होता है। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर हम 90 लिख सकते हैं, या अल्फा बराबर लिखना चाहें तो 90 और माइनस बीटा लिख सकते हैं। अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं 90 माइनस बीटा। अब यहाँ जो है साइन अल्फा माइनस बीटा लिखना है, तो अल्फा का वैल्यू आपने क्या निकाला है 90 माइनस बीटा। तो अल्फा के स्थान पे हम 90 माइनस बीटा भर देंगे, और आगे क्या है हमारा साइन है, साइन लगा देंगे, और फिर माइनस बीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 माइनस 2 बीटा हो जाएगा, बीटा बीटा 2 बीटा। तो आप ये भी जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, यानी कि कॉस 2 बीटा हम लिख सकते हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो 5 का जो है ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही आंसर
हो जाएगा। ठीक है, चलिए छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पूछ रहा है बिंदु -2 और -5 का भुज है, तो भुज x नियामक होता है, जो कि आपका इसमें 2 है, -2 है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है 6 का सही आंसर हो जाएगा। सातवें प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है x अक्ष पर किसी बिंदु का बाय नियामक होता है ना, एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस है, इस पे बाय नियामक क्या होगा, हर जगह 0 होगा, तो यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। आठवें प्रश्न को देखते हैं। कहता है बिंदु 3, -4 किस चतुर्थांश में है, तो यानी कि एक्स नियामक धनात्मक और बाय नियामक ऋणात्मक, तो कौन से चतुर्थांश में हो जाएगा, चौथे चतुर्थांश में, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है 8 का सही आंसर हो जाएगा। 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। एक्स अक्ष से बिंदु 3, 5 की दूरी है, मतलब कोई ये आप देख रहे हैं कि एक कार्तीय तल खींचे है ना, तो इसमें यदि हम बिंदु को खींचे, यदि मान लेते हैं ये 3 है, यहाँ पे क्या है 5 है, तो ये बिंदु जो है 3 और 5 होगा, तो एक अक्ष से दूरी क्या हो जाएगा, जो इसका बाय नियामक होगा है ना, तो बाय नियामक क्या है 5 है, यानी कि 9 का ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 9 का। ठीक है, चलिए 10वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न में कहता है मूल बिंदु से एक्स बाय की दूरी क्या है, तो मूल बिंदु से एक्स बाय की दूरी क्या होता है, √x² + y², आप निकाल के भी देख सकते हैं, या आपने पढ़ा होगा तो याद होगा। 11वां प्रश्न में कहता है यदि भाग एल्गोरिथम a = bq + r में a = 37, b = 4 r = 1 है, तो q का वैल्यू होगा, तो यहाँ पे a = 37 भर दीजिए है ना, बराबर में bq है, तो b का वैल्यू नहीं दे, हाँ दे गया है 4 है, और q का वैल्यू नहीं दिया है, और r बराबर क्या है 1 है, तो एक इधर आके घट जाएगा तो 36 हो जाएगा, तो यानी 4q = 36 तक कट जाएगा, तो 4 9 36, यानी q बराबर क्या आ जाएगा 9, तो ऑप्शन नंबर ए जो है 11 का सही आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न में है 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है, तो सीधा कर दीजिए इसका 156 का गुणनखंड, देखिए कितने बार 2 आता है, तो 2 7 14 और 2 8 16, ठीक है, फिर 2 से लगेगा 2 3 6, दोनों में 18 39, अब आगे 2 से नहीं लगेगा, तो 2 का अधिकतम अंक कितना आया, 2 का अधिकतम घात 2, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा 12 का। 13वां प्रश्न में कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, तो इसमें एक अपरिमेय संख्या जुटा हुआ, तो ये अपरिमेय, ये भी अपरिमेय हो जाएगा, ये भी अपरिमेय, लेकिन यहाँ पे जो है √12/√3 है, जब इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, √4 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो √4 का वैल्यू 2 के बराबर, जो कि आपका एक परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है 13 का सही आंसर आपका हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में कहता है 0.105 का p/2 पे घात n और गुणे 5 पे घात m का रूप क्या होगा, है ना, तो आप ये जो वैल्यू है इसको आप पहले p/q के रूप में लिखें, दशमलव हटाएंगे तो 1 आएगा इसके बदले, इसके बाद 3 अंक है तो 3 0 हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब इसको हम लिखें तो 21 5 75 से, और इसको जब लिखें तो 2 का घात 3 और 5 का घात 3 लिख सकते हैं, क्योंकि क्या है 0 इसमें 3 बार है, 10 × 10 × 10, तो 2 का घात 3 5 का घात 3, तो यहाँ पे 1 घात 5 का है, यहाँ 5 का घात 3 है, तो कट जाएगा, तो यहाँ 5 का घात 2 बचेगा, तो ऊपर में 21 बचा, नीचे में 2 का घात 3 और 5 का घात 2, यानी ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है इससे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है 14 का आपका सही आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न में है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, ठीक है, तो ये अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, और √100 का वैल्यू निकल जाएगा तो 10 10 20, ये क्या है आपका एक परिमेय संख्या है। 16वें प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो दशमलव प्रसार शांत हम कैसे पहचानते हैं, हर के गुणनखंड में केवल 2 और 5 हो, तो इसी में आपका जो है हर के गुणनखंड में केवल 2 और 5 है, बाकी सभी संख्या में इसमें देखिए 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें 11 आ रहा है ना, 2 और 5 के अलावा क्या आ रहा है 11, इसमें 3, इसमें भी 3 आ रहा है। ठीक है, तो ये तीनों का दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए का जो है दशमलव प्रसार क्या होगा शांत, तो 16 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला है 2 धन पूर्णांकों ए और बी के लिए मस और गुणे लस, मतलब 2 पूर्णांक दिया गया है ए और बी, तो दोनों का मस और दोनों का लस जब निकाल रहा है, तो जो भी आ रहा है उन दोनों का गुणनफल बटे दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर हो जाएगा, तो आप जानते हैं कि मस गुणे लस बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है, तो जब उसी से हम भाग देंगे, तो जब दोनों बराबर वैल्यू से हम भाग देते हैं एक दूसरे में, तो 1 के बराबर आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है 17 का सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में है कौन सा युग्म सहअभाज्य है, तो आप देख लीजिए इनमें से किनका मस जो है 1 के बराबर आता है, तो 14 और 35 का मस जब हम निकालेंगे तो 7 आएगा, क्योंकि दोनों संख्या 7 से विभाजित है ना। 18 25 का निकालेंगे तो 1 आएगा, है ना। 13 52 का निकालेंगे तो 13 आएगा, और 21 से 84 का निकालेंगे तो 21 आएगा, तो इन तीनों का सब अलग अलग है, लेकिन इसका मस क्या है 1 है ना, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या हो जाएगा, एक सहअभाज्य युग्म हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न में कहता है निम्नलिखित में कौन यौगिक है, यौगिक संख्या मतलब कौन सी संख्या जो है किसी भी संख्या से विभाज्य, यौगिक संख्या वही होती है जो भी किसी अन्य संख्या से अपने और मतलब स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाज्य हो, तो वो क्या होता है यौगिक संख्या। तो 11 किसी से विभाज्य नहीं है, 31 नहीं विभाज्य है, 41 नहीं विभाज्य है, 21 यहाँ आपका 7 और 3 दोनों से विभाज्य है, इसलिए 21 जो है आपका एक यौगिक संख्या
हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न में कहता है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो आप ये जानते हैं, यहाँ जो है 39 13 से विभाज्य है, 33 11 से विभाज्य है, 38 19 से विभाज्य है, ये किसी से विभाज्य नहीं है। तो 31 जो है आपका क्या हो जाएगा, एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का परिभाषा वही ना कहता है कि जो संख्या स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य से विभाजित न हो। अब है 21 नंबर प्रश्न में, यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 27 एवं माध्यिका क्या हो 33 हो। तो आप जानते हैं कि माध्य बराबर बहुलक बराबर सूत्र क्या होता है, बहुलक पूछ रहा है ना यहाँ पे, बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्य का, है ना, 3 गुणे माध्यिका। माध्यिका कितना दिया गया है 33, तो 3 गुणे 33 माइनस और माध्य 2 गुणे माध्य, है ना। तो इसमें 3 गुना करके इसमें 2 घटा देंगे तो 33 यही क्या हो जाता है 99 और माइनस 27 दूनी 54, जब घटा देंगे तो कितना जाएगा 45। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है कि इसका आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में कहता है असंभव घटना की प्रायिकता होती है, तो जो घटना घट ही नहीं सकती है उसका प्रायिकता क्या होगा, 0 होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी जो है 22 का सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए 23 नंबर प्रश्न में क्या कहता है देखते हैं। कहता है पी ऑफ ई किसी घटना ई की प्रायिकता हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ये जो है आप जानते हैं कि किसी भी घटना की प्रायिकता जो है 0 और 1 के बीच में होता है, या तो 0 हो सकता है किसी घटना की प्रायिकता, है ना, या तो 1 हो सकता है, या इन दोनों के बीच में होगा। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पी ऑफ ई मतलब किसी घटना की प्रायिकता जो है या तो 0 के बराबर है ना, या तो 0 से अधिक है। ठीक, उसी तरह से यहाँ 1 के बराबर है या 1 से कम है। ठीक है, तो इस कंडीशन पे जो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा 23 का। चलिए 24वां प्रश्न में क्या कहता है, यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता 0 क्या है 4 है, 0.4 है, और ये हम 1 ले लिए, और 0.4 हो तो उसके हारने की प्रायिकता क्या होगा। तो 1 में आपको क्या करना है, जो प्रायिकता दिया गया है उसको घटा देना है, तो जो वैल्यू आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो 0 में से 4 जाएगा तो 6 पैसा ले लिए इधर, मतलब 0.6 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा, ए गलत है। चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। एक सिक्कों की युगपत उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता, शीर्ष यानी कि हेड, एक भी हेड नहीं आएगा, इसका क्या प्रायिकता है। तो जब हम दो सिक्कों की युगपत उछाल को, मतलब दोनों सिक्कों को एक साथ जब उछालेंगे तो क्या है, हेड टेल संभावना बनेगा, फिर टेल हेड बन सकता है, फिर हेड बन सकता है, फिर टेल बन सकता है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता। तो इन 3 कंडीशन में तीनों में हेड, एक हेड, इसमें 2 हेड है ना, तीनों में हेड है लेकिन इसमें हेड नहीं है। तो संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे, कुल 1, और कुल परिणाम की संख्या कितनी है 1 2 3 4, तो 1/4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। प्रायिकता बराबर यही सूत्र होता है, कुल संभावित परिणाम बटे मतलब जितना जो संभावित परिणाम है मतलब कितना घट सकता है, अब बटे में टोटल सब परिणाम कितना है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है 25 का आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है इसमें निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो आपको पता है इस टाइप का प्रश्न जो है पिछले सेट में भी आया था, है ना। 0 और 1 के बीच में जो है किसी घटना की प्रायिकता होती है, या तो 0 या तो 1, लेकिन 1 से अधिक नहीं होती है और 0 से कम नहीं होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ 1 से अधिक है, 1.5 है। ये सब सारा जो है वैल्यू 1 से छोटा है लेकिन 0 से अधिक है, तो ये तीनों प्रायिकता हो सकता है लेकिन ये नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 26 का आपका सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न में है अंतः स्पर्श करने वाली 2 वृत्तों की कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होती है। मतलब जब 2 वृत्त एक दूसरे को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, तो इसके 2 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं पहले, ठीक है, और इसमें कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होंगे। तो जब इस टाइप का प्रश्न भी पिछले सेट में आया था, है ना, तो इन दोनों के जो है मतलब जब ये हम देख रहे हैं कि ये एक रेखा यहाँ पे खींचे आप, है ना, यहाँ पे एक रेखा यहाँ खींचे हैं, दोनों रेखा को आप देख पा रहे हैं। तो ये रेखा जो है इस वृत्त के लिए भी स्पर्श रेखा है, इस वृत्त के लिए भी है, इस वृत्त के लिए भी है और इस वृत्त के लिए भी है। ठीक है, ये रेखा, ठीक है ना। तो ये 2 रेखाएं जो है दोनों वृत्तों के लिए क्या है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। ये स्पर्श रेखा जो है इस वृत्त में भी है और इस वृत्त में भी है। उसी तरह से ये स्पर्श रेखा भी दोनों वृत्तों में है। तो इस तरह से अंतः स्पर्श करने वाले जब 2 वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करेगी तो 2 वृत्तों की कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं होगी, तो 2 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हो जाएगी, यानी कि 27 का जो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है x² + 1/x² बराबर 14, तो x + 1/x का वैल्यू क्या होगा। तो आपको जो है यहाँ पे क्या करना है, जानते हैं आप कि x मतलब a + b का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a², ठीक है, a² + b² और प्लस में 2ab होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है x² +
एक्स स्क्वायर, ठीक है। 1/x² का वैल्यू क्या दे गया है, 14 दे गया, मतलब a² + b²। यदि हम 1/x को b माने तब इस कंडीशन पे आपका इसका वैल्यू 14 है, तो यहाँ पे 14 भर देंगे। a + b हमको निकालना है, a + b का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर में 14 और प्लस में 2ab। तो a क्या है, x है ना, b 1/x, x कैंसिल हो जाएगा, 2 बचा। तो a + b का होल स्क्वायर जो है क्या आ जाएगा, 14 दूनी 16 के बराबर। तो a + b बराबर क्या हो जाएगा, √16, यानी कि +-4 बाहर आएगा। तो ऑप्शन में सिर्फ ये है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 4 ± भी रहता लिखा हुआ तो वो आपका सही आंसर हो जाता, लेकिन इसमें ये ऑप्शन दे गया है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है 28 का सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में कहता है समानांतर श्रेणी 2, 6, 10 के 11वें पद का योगफल होगा, ठीक है। 11वां पद यानी S11 निकालना है, ठीक है। तो AP के n पदों का योग जो है क्या होता है आपका, n/2 और इंटू 2a + n-1 इंटू d, ये होता है। तो जब आप इस पे हल कीजिएगा तो आपका योग जो है क्या निकल के आने वाला है, 242, ठीक है। आप हल कर लीजिएगा, समझ रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ये हल भी किया गया है, ये सही है, हल किया हुआ है, ठीक है। तो 29 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में कहता है यदि किसी अर्धगोले की त्रिज्या r हो तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो अर्धगोलक या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो अर्धगोले के जो है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 3πr²। आप लोगों ने सूत्र को याद किया होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है 30 का सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न में क्या कहता है, ये देखते हैं। कहता है दो संख्याओं का मौसा 27 एवं लसा 162 है, उनमें एक संख्या 57 है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो आप जानते हैं कि मौसा गुने लसा, और जब दूसरी संख्या निकालना हो तो उसमें क्या करते हैं, पहली संख्या से हम भाग दे देते हैं। तो 27 दूनी 54, यहाँ कट जाएगा तो 81, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है 31 का आपका सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न में कहता है 12, 15, 21 का मौसा होगा। तो 12 का गुणनखंड 3 चौके 12 है ना, 15 का गुणनखंड 3 पचे 15, 21 का गुणनखंड 3 सते 21। कॉमन कौन सा है, 3 है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में कहता है किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। जब आपको विषम करना है तो यहाँ देख पा रहे हैं कि ये q जो है एक पूर्णांक है जो भी रहे, लेकिन इसमें सम संख्या गुना है तो इसका वैल्यू सम होगा, ठीक है। उसी तरह से ये q में 6 गुना है, ये सम संख्या है तो इसलिए इसका वैल्यू सम होगा, और प्लस में 2 है, सम संख्या जुड़ रहा है तो ये भी सम ही हो जाएगा, ठीक है, टोटल ये सम हो जाएगा। उसी तरह से इसको देखें तो इसमें एक सम संख्या गुना है और सम संख्या जुटा है तो इसका वैल्यू भी सम संख्या होगा, लेकिन इसमें सम संख्या गुना है लेकिन इसमें एक जुटा गया है जो कि एक विषम संख्या है। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर सी कहाँ है, क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है क्यू के किस पूर्णांक, मतलब धनात्मक पूर्णांक क्यू के लिए धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा, तो 6q + 1 हो जाएगा, यानी 33 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक परिमेय प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। तो आप जानते हैं कि वास्तविक संख्या जो होता है वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होता है ना। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जब हम मिलाते हैं तो उसी से क्या बनता है, वास्तविक संख्या बनता है। तो इस हिसाब से जो है आपका ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या जो है एक वास्तविक संख्या होगी, पूर्ण संख्या नहीं होगी, क्योंकि यहाँ 3/4 एक परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है ना। 3/4 एक परिमेय संख्या है लेकिन प्रकृत संख्या नहीं है। 3/4 एक परिमेय संख्या लेकिन पूर्णांक नहीं है ना। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर प्रश्न देखते हैं। 22/7। आपको ये नहीं देखना कि पाई का वैल्यू 22/7 होता है ना, पाई का वैल्यू 22/7 होता है, लेकिन यहाँ ये p/q के रूप में लिखा गया है। यदि पाई आपका लिखता तो आप कहते हैं यहाँ पे कि ये एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन 22/7 लिखा गया है, इसलिए आप यहाँ कह सकते हैं कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। समझ रहे हैं। 36 नंबर प्रश्न में कहता है द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है, तो सभी पता होगा आप लोगों को। चलिए 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो इसमें x का घात क्या है, एक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए तो बहुपद है, ये बहुपद है। ये भी x का धनात्मक पूर्णांक में आ रहा है, ये भी बहुपद होगा, ये भी धनात्मक में आ रहा है, लेकिन ये क्या आ जाता है, ऋणात्मक, क्योंकि इसका वैल्यू यदि हम लिखें तो x - 1 पे घात -1 लिख सकते हैं। तो यहाँ x पे घात भी ऋणात्मक हो जाएगा, है ना। इस पे तो ऋणात्मक होगा ही, लेकिन इस पे भी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो x का ऋणात्मक घात बहुपद को नहीं दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 37 का। 38 नंबर प्रश्न में कहता है p(x) = qx × g(x), और p(x) का घात 7 दिया गया है ना, p(x) का घात 7 दिया गया है, और g(x) का घात क्या दिया गया है, 3 दिया गया है। तो p(x/g(x) का घात है ना, p(x/g(x) का घात, यानी q(x) का घात आपको निकालना है। तो यहाँ 7 है, ये दोनों का घात यदि यहाँ 3 है, ये 7 है, तो इस हिसाब से इसका घात जो है क्या हो जाएगा, 7 - 3 यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी में है 4, तो ऑप्शन नंबर बी जो 38 का आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा।
39 नंबर प्रश्न देखते हैं। यदि बहुपद पी ऑफ एक्स का एक शून्यक -2 है ना, तो यानी कि x बराबर क्या दिया गया है, -2 दिया गया है। तो x इधर इसको लेके आ जाएंगे तो -2 बराबर 0, यानी x सॉरी माइनस है ना, तो ये प्लस में आ जाएगा, x + 2, यानी कि 39 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न में है, यदि बहुपद x² - 4x + 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान होगा, अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, -c/a होता है। c क्या है, 1/1 यानी कि 1 है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा 40 का। 41 नंबर प्रश्न कहता है बाय एक्स का समीकरण है, मतलब बाय एक्स का इसमें कौन सा समीकरण है जो कि बाय एक्स पे आएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बाय बराबर 0 है, बाय बराबर क्या है, 0 है। तो जब बाय बराबर यहाँ पे 0 होगा तो ये यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। बाय बराबर 0 है तो एक्स एक्स पे कहीं भी होगा, है ना, किस एक्स पे होगा, एक्स एक्स पे कहीं भी इसका वैल्यू होगा। लेकिन एक्स बराबर 0 है तो ये बाय एक्स पे कहीं भी होगा। तो यही पूछ रहा है बाय एक्स का कौन सा समीकरण है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए आपका 41 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहता है दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, उनके कुल पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो घन का आयतन यानी कि भुजा क्यों होता है, तो 1/27 दे गया है। इसके यदि हम भुजा का अनुपात निकालें तो 1/3 आ जाएगा। इसके कुछ कुल पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है घन का, 6 × भुजा स्क्वायर। तो 6 × भुजा स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 6 × भुजा स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9, 1:9, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है 42 का आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न में कहता है एक गोला जिसकी त्रिज्या 2r है, तो गोला का आयतन जो है क्या होता है, 4/3 πr³ होता है ना। तो इसमें r जो है आपका 2r दिया गया है, तो r क्यू है, तो इसको 3 बार हम लिख देते हैं, ठीक। तो यहाँ से हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 चौके 32 पाई, और यहाँ r³ है, अब बटे में क्या है, नीचे 3 है। तो ऑप्शन नंबर ए में है आपका ये, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा 43 का, ठीक है। चलिए 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6, 8, 9 x एवं 13 का माध्य 10 है, ठीक है। यानी 5 संख्याओं का माध्य, 5 आंकड़ों का माध्य जो है कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। तो इनका योगफल 10 × 5 = 50 हो जाएगा। और जब इन जो लोग इन सभी को जोड़ देते हैं तो 8, 6, 14, 14 और 9 23, 23 और 13 कितना हो जाएगा, 36। 36 प्लस x बराबर क्या हो जाएगा, 50, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 50 - 36। जब कर देंगे 50 में 36 तो क्या आ जाएगा, 14, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 44 का आपका सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न में देखते हैं। 15, 6, 16, 8, 22, 21, 9, 18, 25 की माध्यिका होगी। तो पहले आप इसको आरोही क्रम में सजा लीजिए, और जब आरोही क्रम में आप सजा लेंगे तो इसका माध्यिका निकालिएगा। तो माध्यिका निकालने के बाद जो है आपका आ जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। चलिए करके ही देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 6 है, फिर 8, फिर 9, उसके बाद कौन सा संख्या आ जाएगा, 15 है ना, 15 के बाद आ जाएगा 16, 16 के बाद आ जाएगा 18, 18 के बाद आ जाएगा 21, 21 के बाद 22, 22 के बाद 25। टोटल कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या लिख लिए, ठीक है। तो 9 संख्याएं हैं, तो सीधा आप इसको इसमें क्या करें, माध्यिका का मतलब क्या होता है, जो आंकड़ा दिया गया है उसके बिल्कुल बीच बीच का आंकड़ा है ना, जो बीच बीच का होगा संख्या वही क्या होगा आपका माध्यिका इसमें हो जाएगा। तो 4 इधर से छोड़ देंगे और 4 इधर से छोड़ देंगे, तो क्या बचा बीच में, 16, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है 45 का सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न में कहता है इसका बहुलक होगा, तो इसमें कौन अधिकतम बार आया है, 25। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 46 का इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न देखते हैं। आंकड़े दिए गए हैं, इसका परिसर है, तो परिसर बराबर क्या होता है, उच्चतम मान घटाओ निम्नतम मान। तो इसमें सबसे अधिक कौन सा है, 32 है, और सबसे कम कौन सा है, 6 है। तो 32 में 6 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 26, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। पूछ रहा है वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह होगा, तो वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, उच्च सीमा जो निम्न सीमा बटे 2। जब दोनों को जोड़ देंगे बटे में 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 140, यानी 48 का ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए 49 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य कितना है, 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो 4 लगातार विषम संख्या है जब हम मानेंगे तो x + 2, x + 2, फिर x + 4, फिर x + 6, इस तरह से मान सकते हैं, है ना। इनका माध्य 6 दिया गया है, तो योग क्या हो जाएगा, 6 चौके 24, क्योंकि 4 संख्या है, 1 2 3 4, 4x प्लस 4 2 6 6 12 बराबर क्या हो जाएगा 24। तो 4x बराबर 24 में से 12 आ जाएगा तब 12, x बराबर क्या आ जाएगा 4 3 12, 3 आ गया। तो सबसे बड़ी संख्या तो x + 6 होगा, तो 3 + 6 क्या हो जाएगा 9, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 49 का आपका सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर कहता है निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। ये प्रश्न जो है आपके पिछले सेट में ही पूछा गया था, लेकिन माध्यिका बहुलक ये तीनों दिया गया था, लेकिन ये परिसर नहीं था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा 50 का। माध्यिका बहुलक ये तीनों क्या है,
आपका केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है लेकिन परिसर नहीं है, और उसमें शायद मानक विचलन दिया गया था पिछले सेट में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। युगपत समीकरण, युगपत रैखिक निकाय के लिए a1x प्लस b1 बाई बराबर c1 और a2x प्लस b2 बाई प्लस c2 के अनगिनत हल प्राप्त होते हैं। तो अनगिनत हल होने के लिए कौन सा कंडीशन बनता है? तीनों जो है इसमें बराबर होना चाहिए, मतलब a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी में है आपका ऐसा कंडीशन बन रहा है। तो 51 का जो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 52 नंबर प्रश्न देखते हैं। त्रिभुज ए बी सी कि ए बी एवं ए सी भुजा पर डी और ई इस प्रकार से स्थित है कि दो ये जो है इसके समानांतर है, ऐसा कहा जा रहा है। ए डी 4 है, ठीक है, डी बी x माइनस 4 है, ई सी जो है ई सी जो है 3x माइनस 19 है ना, और ए ई 8 दिया गया है, ए ई 8 है। तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय में क्या कहता है, किसी त्रिभुज में जब कोई एक अन्य रेखा इस प्रकार से खींची जाए, कोई तीसरी भुजा के समानांतर हो, तो वह रेखा जो है जिन दो बिंदुओं पर अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करेगी वह अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित होगा। मतलब x/x माइनस 4 इस टाइप का प्रश्न पिछले सेट में भी था, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट वाले में भी था। 8/3x है ना, माइनस क्या है ये 19 है। तो जब आप इसको हल कीजिएगा तो हल करने के बाद आपका जो है आंसर आ जाएगा 11। ठीक है, आप हल करके देख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी 52 का सही आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न में कहता है दो समरूप त्रिभुजों ABC एवं PQR के क्षेत्रफल क्रमशः 81 और 49 है यदि ABC की ऊंचाई 4.5 है ना। दो त्रिभुज के क्षेत्रफल दिया गया है 81 और क्या दिया गया है 49 दिया गया है। यदि ABC की ऊंचाई, पहले ABC है तो ABC का 81 है, ऊंचाई 4.5 है, और त्रिभुज PQR की ऊंचाई क्या होगी, त्रिभुज PQR की ऊंचाई हम x मान लेते हैं। तो आप जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, यानी इसका रूट जो है रूट वैल्यू जो होगा इसके बराबर होगा, यानी 81 का क्या आ जाएगा 9 और 49 का 7 आ जाएगा, बराबर में 4.5/x हो जाएगा। तो 9 से 4.5 हो गया, मतलब इसका दुगना ये है। तो इसका आधा कौन सा होगा, 7 का आधा 3.5, यानी ऑप्शन नंबर बी में है। तो 53 का जो है ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 54 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 54 नंबर प्रश्न में कहता है एक समचतुर्भुज के विकर्ण 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। कोई समचतुर्भुज है, आप जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण जो है एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब यहाँ जो है क्या करेगा ये 90 डिग्री कोण बनाएगा। ठीक है, तो एक 8 है और एक 6 है, मतलब मान लेते हैं कि ये वाला 8 है, ये वाला विकर्ण क्या है 6 है। तो जब टोटल 8 है तो ये 4 हो जाएगा, इसका आधा, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो और ये 6 है तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इसका आधा। ठीक है, तो ये एक समकोण त्रिभुज हो गया, है ना। तो समकोण त्रिभुज में लंब आधार 3 और 4 है ना, तो कर्ण क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, इसका भुजा हो गया, तो ये 5, तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, प्रत्येक भुजा कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर बराबर, यानी कि 54 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न में कहता है दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR के परिमाप क्रमशः 36 और 24 सेंटीमीटर है। यदि PQ बराबर 10 सेंटीमीटर तो AB बराबर होगा। तो जब ये जानते हैं आप कि दो समरूप त्रिभुजों के जो परिमाप का अनुपात होता है ना, वही उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ 36/24 जो होगा और इसमें वही बराबर हो जाएगा PQ। पहले तो ABC का दिया गया है, ABC का 36 है, PQR का 24 है। ठीक है, तो PQ का अनुपात लिखेंगे नीचे 10, तो इसका वैल्यू ऊपर जो है यहाँ मान लेते हैं x, तो इसको हल कर दीजिए। 12 3 36, 12 दूनी 24, 2 5 10, यानी x बराबर क्या जाएगा 3 5 15, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 55 का सही आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर होता है, बराबर में क्या दिया गया है 4√3, तो ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 4 चौके 16, यानी कि 16, तो ए बराबर आ जाएगा 4। तो परिमिति पूछ रहा है, तो त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्र परिमिति क्या होता है 3 गुणे 1 भुजा, तो 4 तिहाई 12, यानी ऑप्शन नंबर बी में है 12, तो ऑप्शन नंबर बी जो है 56 का सही आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न में कहता है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति होगी। तो कुल परिमिति पूछ रहा है, तो आप जानते हैं कि अर्धवृत्त का जो परिमिति वो क्या होता है पाई आर। ठीक है, पाई आर प्लस 2r होता है, पाई आर प्लस 2r ये होता है, यानी कि पाई इंटू, यदि r कॉमन लिया जाए बाहर, r कॉमन लिया जाए तो पाई प्लस 2 होता है। तो r कितना दिया गया है 12, यानी 12 इंटू पाई प्लस 2, 12 इंटू पाई प्लस 2, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है 57 का सही आंसर हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न में कहता है एक वृत्ताकार वलय की बाहरी एवं भीतरी त्रिज्याएं क्रम से r एवं r हैं, तो वलय का क्षेत्रफल होगा। तो एक वृत्ताकार वलय तो इस प्रकार से है। ठीक है, तो बाहरी त्रिज्या r दिया गया है, मतलब कैपिटल R है, और भीतरी त्रिज्या
स्मॉल आर है, मतलब ये आर दिया गया। तो वलय का क्षेत्रफल मतलब इसका क्षेत्रफल, तो जो बाहरी क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होगा कैपिटल आर, और जो भीतरी क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर यानी स्मॉल आर। अब इसमें से पाई कॉमन ले लीजिए तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इसमें 58 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 59 नंबर प्रश्न में क्या कहता है ये देखते हैं। किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का व्यास होगा। वृत्त के केंद्र से, एक वृत्त है, इसके केंद्र से जो है 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा, मतलब कोई जीवा जो है 8 सेंटीमीटर लंबी है, इसकी न्यूनतम दूरी 3 सेंटीमीटर है। तो आप जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जो है जीवा त्रिज्या, वृत्त के केंद्र पर जो है ये मतलब यहाँ दिया गया है न्यूनतम दूरी, जब न्यूनतम दूरी दिया गया है तो यहाँ पे लंब होगा, यहाँ पे लंब है, तो जीवा पर जो है वृत्त के केंद्र से जो लंब डाला जाता है वो जीवा को 2 बराबर भाग में बांटता है। तो ये टोटल 8 है, तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 दिया गया है, इसको मिला देंगे तो ये त्रिज्या हो जाएगा, तो ये 4 ये 3, तो ये क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से 5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी 59 का सही आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न में कहता है 2 वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है। ठीक है, यानी पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर स्क्वायर बराबर 9/4 दिया गया है। कट जाएगा तो r/r निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। तो परिधि का अनुपात पूछ रहा है, तो यानी 2 पाई आर बटे में 2 पाई आर पूछ रहा है। ठीक है, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, r/r, तो r/r कितना आया था, 3/2, यानी ऑप्शन नंबर ए में है। तो 60 का ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर आपका हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न में कहता है के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² + 3kx + 4 के मूल 0 होंगे। मूल समान है ना, तो मूल जब समान है तो डी का वैल्यू क्या होता है, 0 के बराबर, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो बी स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3k स्क्वायर है, मतलब 3 तिहाई 9k स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में 4ac, यानी 4 a क्या है 9 है और c क्या है 4 है। ठीक है, तो यानी 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे k स्क्वायर बराबर 4 है, यानी 4 चौके 16 है, तो k बराबर क्या हो जाएगा, √16, यानी प्लस माइनस 4 निकल के आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो 61 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न में कहता है यदि x - y बराबर 6 और x² + y² बराबर 30, तो x y का मान होगा। तो यहाँ पे जो है आपका x² + y² वाला सूत्र लगा देना है आपको, जो है ना, जो कि माइनस में होता है आपका x मतलब a² + b² का 2 सूत्र होता है ना। तो x - y वाला सूत्र आपको लगा देना है। तो लगाने के बाद जब आप हल कीजिएगा तो x और y का वैल्यू जो है आपका क्या निकल के आने वाला है, -3। ठीक है, हल कर लीजिएगा आप, दिक्कत नहीं होने वाला, हमको आशा है कि आप हल कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। द्विघात समीकरण y² + 3y - 18 बराबर 0 के मूल होंगे। तो आप इसको हल करके गुणनखंड विधि से इसका मूल निकाल लीजिए, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, -6 और 3। अगला है 64 नंबर प्रश्न। द्विघात समीकरण x² + x + 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति है। तो इसके मूल की प्रकृति आपको पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ क्या करें, b² - 4ac आप निकाल लें। तो b² यानी कि 1 का स्क्वायर 1, माइनस 4ac यानी 4, i × 1 i × c यानी कि 5, 4 × 5 20 में से 1 गले तब -19। -19 क्या है, -19 डी का वैल्यू आया है। तो डी का वैल्यू यहाँ 0 से क्या है, तो 0 से छोटा है ना, यानी डी का वैल्यू जब 0 से छोटा हो जाता है तो इसके मूल वास्तविक नहीं होते हैं, अवास्तविक हो जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है 64 का सही आंसर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न में कहता है निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी नहीं है। तो ये भी आपका एक समानांतर श्रेणी होगा, है ना, हल करके देख लीजिए। एक ये 25 × 49 ये 73, दो सभी के बीच का सर्वांतर 24 आ जाएगा, है ना। दो पदों के बीच का अंतर क्या आ रहा है इसमें, 24। ये एक क्या है, AP है, ये भी आपका एक AP हो जाएगा, क्योंकि ये √2 इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 √2, ये आ जाएगा 3 √2, ये आ जाएगा 4 √2, है ना, ये 4 √2 ये। ठीक है, उसी तरह से ये इसमें भी है, सर्वांतर निकालिएगा तो क्या आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। लेकिन इसमें सर्वांतर निकालिएगा तो सब पदों के बीच का अंतर अलग अलग आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है 65 का आपका सही आंसर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न में कहता है यदि किसी समानांतर श्रेणी का n वां पद ये है तो इसका सर्वांतर होगा। तो आप इसमें क्रमशः n का वैल्यू 1 2 3 भर के देख लीजिए और दो पदों के बीच का अंतर निकाल लीजिए। जब निकालिएगा तो आपका जो है -3 आ जाने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 66 का इसमें सही आंसर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न में कहता है 21 18 15 का कौन सा पद शून्य है। ठीक है, तो आप यहाँ मान लीजिए कि इसका n वां पद जो है क्या है, शून्य है। और जब आप हल कीजिएगा यहाँ से a और d का वैल्यू भर करके, क्योंकि tn बराबर क्या होता है, मतलब AP का n वां पद a + n - 1 × d बराबर 0 होता है। तो a का वैल्यू 21 भर देना है, d का वैल्यू क्या हो जाएगा 18 - 21 यानी कि -3 हो जाएगा, बराबर में 0 कर देना है। तो जब आप इसको हल कीजिएगा तो हल करने के बाद जो है आपका क्या आ जाएगा, n का वैल्यू 8 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इसमें 67 का सही आंसर हो जाएगा।
68 नंबर प्रश्न में कहता है समानांतर श्रेणी रूट 7, रूट 28 और रूट 63 का चौथा पद क्या है, यानी कि T4 आपको निकालना है। तो a + 3d कर दीजिएगा, ठीक है। जब a + 3d कर दीजिएगा तो आपका जो है इसमें ऑप्शन नंबर डी यानी कि √112 आ जाने वाला है ना, क्योंकि यहाँ प्रथम पद √7 है और द्वितीय पद जो है क्या हो जाएगा 2√7 है ना, तृतीय पद 3√7 हो जाएगा, 3 × 3 = 9 = 63, 2 दूनी 4 = 7 = 28। तो सर्वांतर √7 आ गया है ना, प्रथम पद √7 है तो सत्याई यहाँ हो जाएगा 3√7, ठीक है। तो प्लस में 4√7 हो जाएगा वैल्यू जब इसका निकालेंगे तो 4 × 4 = 16, बोलो उत्तर से 112, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न कहता है यदि 2/3 a और 2 किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं तो इसका मान निकालना है। तो द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा देते हैं और तृतीय पद में से द्वितीय पद को घटा देते हैं। जब आप इसको हल कीजिएगा तो हल करने के बाद जो a का वैल्यू निकल के आएगा वो आपका निकल के आने वाला है 4/3, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न में कहता है n पदों का योगफल। तो n पदों का एपी में योगफल क्या होता है, सर्वप्रथम पद ये दिया गया है, सर्वांतर दिया गया है, सेम पद है ना। तो n/2 × 2a + n - 1 × d, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 70 का सही आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न में कहता है यदि बहुपद 6x² - 11x² और -3x + 2 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा × बीटा प्लस बीटा × गामा प्लस गामा × अल्फा का मान होगा। तो आप जानते हैं कि ये जो होता है अल्फा × बीटा मतलब 2 शून्यंकों का एक साथ गुणनफल है ना, और उनका योगफल, 2 शून्यंकों का एक साथ गुणनफल और उनका योगफल जो है वो क्या होता है c/a के बराबर होता है। तो इसमें c क्या हो जाएगा आपका ये वाला -3, यानी -3/a यानी कि 6, ठीक है। तो -1/2 हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर 71 का सी जो है सही आंसर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न में कहता है यदि बहुपद x² और -3x + 1 और -5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा + 1 और बीटा + 1 का मान होगा। तो यहाँ पे x² और -3x है ना, -3 और प्लस में -5 है ना। तो पहले इसको हल कर लेंगे तब ना, बिना हल किए हुए इसका वैल्यू निकालना संभव नहीं है। तो -3x और माइनस यहाँ 3 और -5 क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा, मतलब इस बहुपद को हल किए तो ये बहुपद आया, ठीक है। इसको x² + bx + c के रूप में लाए तो ये आ गया है ना। अब इसको हल कर लीजिए तो अल्फा × बीटा और प्लस यहाँ बीटा और प्लस यहाँ अल्फा, जब गुना करेंगे तो 1, ठीक है। तो आप अल्फा × बीटा और फिर अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल जो आता है दोनों को जोड़ के उसमें 1 जोड़ दीजिए। तो जो वैल्यू निकल के आएगा आपका वो निकल के आने वाला है क्या -4। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 72 का सही आंसर हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न में क्या कहता है ये देखते हैं। बहुपद x² + px - q के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो q का मान होगा, मतलब एक शून्यक a है तो दूसरा 1/a है, यानी कि c/a शून्यांकों का गुणनफल, यदि दोनों को गुना कर दें तो शून्यांकों का गुणनफल सूत्र क्या होता है c/a यानी -q/1। तो a से 1 कैंसिल, यानी q का वैल्यू क्या हो जाएगा -1, यानी ऑप्शन नंबर ए 73 का ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। 74 है निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक -2 और 6 हैं। तो द्विघात बहुपद वाला सूत्र लगा देना है x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा, ठीक है। उस सूत्र को जब लगाइएगा तो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि x² - 4x - 12 आ जाने वाला है। तो 74 का ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न में कहता है समीकरण युग्म 2x - 3y + 2 और बराबर 0 है, ये दिए गए इसके कितने हल होंगे, है ना। तो यहाँ पे हम a1/a2 a1/a2 b1/b2 -3 -9 और c1/c2 यानी 2/5 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 × 3 = 6, ये 1/3 आ गया, ये भी आ जाएगा 1/3 बराबर। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि a1/a2 बराबर है ना, और b1/b2 a1/a2 और b1/b2 बराबर है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होता है समीकरण निकाय के कोई हल नहीं होते हैं, यानी कि 75 का जो है ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न में कहता है के किस मान के लिए समीकरण kx + 2y = 5 तथा 3x + y = 1 का एक अद्वितीय हल होगा, यानी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यहाँ 1 है तो k इज नॉट इक्वल टू द्वितीय 6, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 76 का सही आंसर हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न में कहता है दो रेखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समानांतर हो, है ना, दो समीकरणों के लेखा चित्र यदि क्या हो समानांतर हो तो उनके हलों की संख्या क्या होगी। तो जब समानांतर होता है तो क्या कंडीशन बनता है, उसके कोई हल नहीं होते। जब दोनों के आलेख एक दूसरे को कट ही नहीं करेंगे तो उसके हल निकल ही नहीं सकते हैं, ठीक है। एक बार कट करेंगे तो एक हल, है ना, अनगिनत बार कट करेंगे तो अनगिनत हल, ठीक है।
उसी तरह से एक बार भी कट नहीं कर रहे हैं, समानांतर में तो कट नहीं ना करेंगे, कहीं भी नहीं कट करेंगे, इसलिए इसका जो है ऑप्शन नंबर ए आपका यानी शून्य जो है आंसर हो जाएगा। एक भी इसमें हल की संख्या नहीं होगी। चलिए 77 नंबर प्रश्न हो गया। 78 नंबर प्रश्न में कहता है y-4 बराबर 0 का आलेख कैसा होगा। तो y-4 ये एक कार्तीय तल खींच लिए, y-4 यानी y बराबर निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। तो y बराबर 4 जो है इस लेन में होगा, तो ये देख रहे हैं कि y बराबर 4 यहाँ कहीं भी हो सकता है, ठीक है। यदि इसको 4 माने तो इस हिसाब से इसमें इस लेन में कहीं भी हो सकता है बैनियामक पे, है ना। तो ये एक शख्स से क्या है समानांतर है, तो ऑप्शन नंबर ए जो 78 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 79 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24, तो x और y का वैल्यू निकालना है, तो निकाल लीजिएगा। तो निकालने के बाद जो है आपका क्या हो जाएगा, x बराबर -2, y बराबर 5, तो 79 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न में है कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसमें x² तो ये द्विघात समीकरण हो जाएगा, इसमें भी x² द्विघात समीकरण हो जाएगा, इसमें भी x² आएगा ही, है ना। तो ये भी जो है आपका x², यहाँ भी x², दोनों तरफ वाला x² क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका एक द्विघात समीकरण नहीं होगा। लेकिन ये भी आपका एक द्विघात समीकरण होगा क्योंकि 2 गुने x और फिर x, है ना, 2x गुने x, तो 2x² आएगा, इधर x² घटेगा तो x² बचेगा। तो ये द्विघात समीकरण है, ये तीनों है, लेकिन ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला है 1000 चक्कर लगाने में एक पहिया 88 किलोमीटर तय करता है। 88 किलोमीटर यानी कि 88,000 मीटर, कितने चक्कर में, 1000 चक्कर में। तो एक चक्कर में 88 मीटर तय करेगा, यानी कि 2πr जो तय करेगा वो क्या परिधि के अनुदिश तय करेगा, तो 2πr बराबर 88 दे गया है, तो 2 गुने 22/7 पाई का वैल्यू इंटू आर बराबर क्या 88, तो 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, तो आर बराबर 7 दूनी 14, तो पहिए का व्यास पूछ रहा है, तो त्रिज्या आ गया 14, तो व्यास क्या हो जाएगा 14 दूनी 28। 82 नंबर प्रश्न में कहता है cos 90 - थीटा sin थीटा। अगला होता है 83 नंबर प्रश्न में कहता है यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो cos² थीटा - sin² थीटा। आप जानते हैं cos थीटा में cos 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, sin 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2, ठीक है। तो 1/√2 के स्क्वायर में से 1/√2 का स्क्वायर घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है 83 का सही आंसर हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न में क्या कहता है ये देखते हैं। निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर है। तो यहाँ जो है √2 cosec 45 का वैल्यू है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि tan 60 का वैल्यू √3 है ना। tan 30 का वैल्यू जो है 1/2 है और cos 45 का वैल्यू 1/√2 है ना। तो बचा कौन √2, तो इसका वैल्यू हो जाएगा ऑप्शन नंबर 84 का जो है ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। 85 नंबर है cos 32 डिग्री बराबर x है और cos 58 डिग्री बराबर क्या है y है। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जब भी आप 0 से क्या कीजिएगा बढ़ते जाइएगा, है ना, जैसे 0 से 90 की तरफ जाते हैं, तो इस कंडीशन में जो है आपका 0 पे सबसे अधिक वैल्यू होगा cos का, है ना, और 90 पे cos का जो है सबसे कम वैल्यू होगा, है ना। जैसे जैसे हम इधर बढ़ते जाएंगे तो 58 यहाँ पे अधिक है, तो यहाँ से कह सकते हैं कि इसका जो वैल्यू है ये y का बराबर इससे क्या होगा कम होगा, है ना। तो y का वैल्यू कम होगा किससे x से, यानी कि 85 का जो है ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक। 86 नंबर प्रश्न है यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो tan² थीटा प्लस 1/sin² थीटा। तो यहाँ पे tan 45, यहाँ पे 1/sin 45 हल कर लीजिए। तो हल करने के बाद जो है आपका 3 आ जाने वाला है, नहीं ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर आ जाएगा। हमें पता है कि आप इन सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं, है ना, नहीं हल कर सकते हैं तो हम आपको बता दें कि यहाँ पे थीटा का वैल्यू आप सीधा भर दें 45 सभी का वैल्यू निकाल के सीधा कैलकुलेट कर दीजिए। कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आपका यही आएगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए शॉर्ट में थोड़ा सा चलते हैं किसी प्रश्न में। अगला जो है 87 नंबर प्रश्न में है यदि sin 42 डिग्री बराबर p है तो sin 48 का मान होगा। तो आप जानते हैं कि sin 42 डिग्री जो है दिया गया है p यहाँ पे, है ना। तो इसे यदि हम लिखें तो sin 90 - 48 लिख सकते हैं। sin 42 को 90 में 48 घटा 42 आ जाएगा। तो sin 90 - थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा, यानी cos 48 आ जाएगा। तो cos 48 बराबर क्या दिया गया है p, यहाँ e भी p है तो ये भी p, तो ये भी p होगा, है ना। तो जब ये p है तो नीचे क्या हो जाएगा 1 लिख सकते हैं। तो ये आपका आधार है, ये क्या है आपका आधार है, ये कर्ण है, क्योंकि ये cos थीटा है। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। तो कर्ण हमें दिया गया, आधार दिया गया है, तो लंब निकालेंगे तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर मतलब 1 - p² अंडर रूट में रहेगा। ठीक है, तो sin 48 पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है sin 48। तो sin 48 यानी कि sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, सॉरी लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। लंब आपका क्या है 1 - p² अंडर रूट में और कर्ण क्या है 1 है, तो बटा में 1, तो वैल्यू ये रह जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है 87 का सही आंसर हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न में कहता है यदि tan थीटा बराबर 12/5 तो sin थीटा का मान होगा। तो tan थीटा क्या है 12/5 है, तो ये लंब है ना, और ये क्या है
आधार। तो लंब बटे आधार दिया गया है, तो जब कर्ण निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो साइन थीटा पूछ रहा है, तो लंब बटे कर्ण यानी 12/13, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न में कहता है साइन थीटा बराबर पी बटे क्यू, तो पी इंटू साइन थीटा और माइनस क्यू इंटू कॉस थीटा बटे में पी इंटू साइन थीटा और प्लस क्यू इंटू साइन कॉस थीटा दिया गया है। ठीक है, तो इसका वैल्यू आपको निकालना था। साइन थीटा बराबर ये दिया गया है ना, मतलब ये ऊपर वाला लंब है या नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो जब आप कर्ण निकालिएगा तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आएगा। तो आप इसे जब हल कीजिएगा है ना, वैल्यू भर के साइन थीटा का निकाल लीजिएगा, कॉस थीटा निकाल लीजिएगा, साइन थीटा कॉस थीटा सबका वैल्यू निकाल के जब इसमें भरिएगा तो आपको हल करने के बाद जो है ऑप्शन नंबर सी जो है, सॉरी सी नहीं डी, ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर आने वाला है। तो 89 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, आप हल करके देख सकते हैं। 90 नंबर प्रश्न है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो जब इन दोनों गुना करेंगे तो 1 के बराबर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है 90 का आपका सही आंसर हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न में कहता है मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु, तो x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2 बटे 2 है ना। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 प्लस माइनस 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 बटे 2 तो 0 है ना। यहाँ भी दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 बटे 2 तो 0, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा 90 का। ठीक, चलिए सॉरी 90 नहीं 91 का ऑप्शन नंबर बी है। 12वें नंबर प्रश्न में कहता है किसी त्रिभुज का केंद्रक 3,0 है और उसके दो शीर्ष 2,3 एवं 1,-4, तो तीसरा शीर्ष होगा। तीसरा शीर्ष पूछा जा रहा है, किसी त्रिभुज को दिया गया है, ये 3,0 है और ये 2,3 हम मान लेते हैं, सॉरी ये 3,0 नहीं है, ये मान लेते हैं नहीं दिया गया है। ठीक है, दो शीर्ष 1,-4 दिया गया है, इसका केंद्रक है ना, माध्यिका का संगमन बिंदु केंद्रक होता है। क्या दिया गया है, ये 3,0। यानी सूत्र से x1 प्लस x2 और प्लस x3 बटे 3 बराबर में आपको कर देना है 3। यहाँ पे इसको x1 है ना, इसको x2 है, इसको x3 मान लेना है। मान लीजिए x3 है, ये y3 है। तो इस हिसाब से जब आप इसको हल कीजिएगा तो हल करने के बाद जो है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 6,1 आने वाला है, तीसरे शीर्ष का नियामक x3/3 का। समझ रहे? तो 92 का ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न में है यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक कितना था, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पिछले सेट में भी त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया था, जिसमें सूत्र हम बताए थे 1/2 इंटू x1 और by2 माइनस by3 और प्लस में x2 और by3 माइनस by1 और फिर प्लस में x3 और by1 माइनस by2। ठीक है, ये सूत्र होता है। इस सूत्र पे जब आप इन तीनों निर्देशांकों को बैठा करके हल कीजिएगा तो हल करने के बाद जो है आपका क्षेत्रफल क्या निकल के आने वाला है, 2। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, सॉरी सी जो है 93 का आपका सही आंसर हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न में कहता है बिंदुओं -1, 3 एवं -5, 7 के बीच की दूरी है, तो इन दोनों के बीच की जब आप दूरी निकालिएगा किससे, दूरी सूत्र से, तो आपका जो है निकल के क्या जाने वाला है, 4√2 इकाई। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा, निकाल लीजिएगा। क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए शॉर्ट में बताते जा रहे हैं आंसर। चलिए 94 नंबर प्रश्न समझ में आ गया। 95 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें पूछ रहा है यम अनुपात n में अंतर विभाजित करने वाले 2 नियामक दिया गया है, इसके अंतर विभाजित करने वाले बिंदु का मतलब विभाजन सूत्र आपका पूछ रहा है, तो अंतर विभाजन वाला तो कौन सा होता है, ये होगा m(x2 + n(x1) बटे m+1 है ना, m+n और m/2 + n/1 बटे m+n, ये होता है सूत्र। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 95 का आपका सही आंसर हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न में कहता है यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 वर्ग सेंटीमीटर है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि πr(l) जो है आपका क्या दिया गया है, 880 दिया गया है, और त्रिज्या क्या दिया गया है, 14 दिया गया है। तो यानी 22/7 अगुने r अगुने सॉरी r तो 14 दिया गया है, इन्हें l बराबर 880। तो इसको हल कीजिए तो 2200 के 88 40 आ जाएगा, 7 दूनी 14 2 20 दूनी 40, l बराबर कितना गया 20, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा आपका 96 का। 97 नंबर प्रश्न में कहता है समान ऊंचाई वाले 2 बेलनों के आयतनों का अनुपात, यानी कि बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, ऊंचाई सेम है ना, πr²h। तो यहाँ देख रहे हैं अनुपात के अनुसार हम ऊपर छोटी त्रिज्या नीचे बड़ी त्रिज्या लिए, दोनों का आयतन बराबर है, तो ये बराबर अनुपात दिया गया है 9:16। तो r/r क्या आ जाएगा, √9/16, यानी 3/4 आ जाएगा है ना। तो उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि 2πrh है ना, और 2πrh, h से h कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, तो r/r, तो r/r क्या आया,
1:4 जो कि ऑप्शन नंबर सी में, तो 97 का ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। 98 प्रश्न में कहता है एक शंकु की पूर्ण सतह का क्षेत्रफल 18 वर्ग मीटर है और उसकी तिर्यक ऊंचाई शंकु के आधार की त्रिज्या की दुगुनी है ना। यदि हम त्रिज्या को r लेते हैं तो यहाँ जो है तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा यल, है ना। पूर्ण सतह दिया गया है तो शंकु का पूर्ण सतह क्या होता है, पाई आर यल प्लस में पाई आर स्क्वायर ये होता है, ठीक है। तो पाई आर यल, अब यहाँ से हम पाई कॉमन ले लेते हैं, r इंटू यल करेंगे तो r इंटू यल, तो दोनों को जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2r क्यू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे r भी कॉमन हो रहा है तो पाई r यदि कॉमन ले लें, सॉरी इसको हल करते हैं, तो पाई आर यल प्लस में पाई आर स्क्वायर है तो वैल्यू भरते जाइए, पाई आर तो आर है, यल क्या है 2r है, ठीक, प्लस में पाई और आर स्क्वायर यानी कि ये आर तो आर ही माने तो आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों में से पाई आर स्क्वायर यदि कॉमन ले लें तो 2 और प्लस में क्या बच जाएगा, इधर 1 बच जाएगा। तो इसका वैल्यू 18 दिया गया है प्रश्न में, आप देख रहे हैं। तो पाई आर स्क्वायर इंटू 3 बराबर में 18 दिया गया था, 3 छक्के 18 था, पाई आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया 6 आ गया। तो आपका यहाँ पूछा जा रहा है कि शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु का आधार क्या होता है, वृत्ताकार होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पाई आर स्क्वायर, यहाँ त्रिज्या आर है, तो यही वैल्यू निकल के आया 6, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा 98 का। 99 नंबर प्रश्न देखते हैं, कहता है दो गोलक के आयतनों का अनुपात 8:27 है। दो गोलक का आयतन यानी 4/3 पाई आर क्यू और फिर 4/3 पाई आर क्यू क्या दिया गया है 8:27, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, आर क्यू बटे आर क्यू यानी आर बटे आर निकालेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 29 27, 2:3 आ जाएगा। तो इनके संपूर्ण पृष्ठों का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा तो आर स्क्वायर है ना, आर बटे आर का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 3 3 9, इन ऑप्शन नंबर डी सही आंसर आपका हो जाएगा 99 का। 100 नंबर प्रश्न देखते हैं, किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया गया यानी 4 पाई आर स्क्वायर, अभी बताया आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है, बराबर में 616 दिया गया है। तो 4 से इसको काट देते हैं, 4 एकम 4 और 2 4 5 20, फिर 4 6 20 और 4 चौके 16, 154 आ गया। तो 22/7 पाई का वैल्यू आर स्क्वायर बराबर कितना 154, ठीक है। 22 7 54 से तो आर बराबर निकालेंगे तो 7 7 49 यानी कि 7 आ जाएगा। तो गोला का व्यास पूछ रहा है तो 7 का दुगुना यानी 7 दूनी 14, ऑप्शन नंबर बी जो है 100 का आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 100 प्रश्नों का सोल्यूशन हम करवा चुके हैं, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझे होंगे और अवश्य बताइए कि आपके कितने प्रश्न जो है सही हुए हैं, ठीक है। तो चैनल पे बने रहिए, इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।